ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है। तो बताइए नीलम के ये मोह का क्या होगा, लोप होगा, क्योंकि समास में विभक्तियों का लोप होता है। तो नीलम में जो ये द्वितीय विभक्ति है, इस द्वितीय विभक्ति का क्या होगा, लोप होगा। तो बताइए जब ये लोप हो जाएगा तो शेष बचेगा नील, और नील के लौ में अ है और यहाँ क्या है, उ है। तो जब अ और उ मिलता है तो गुण संधि के नियम से क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसको याद रखिएगा, फिर से समझिए। देखिए नीलम के ये मोहलंत जो है इसका लोप हो जाएगा, तो नील में बचेगा अ, और यहाँ उ है। तो अ और उ मिलता है तो गुण संधि के नियम से ओ हो जाता है। तो बताइए जब ओ हो जाएगा तो क्या बनेगा, नीलोत्पलम। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिए, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे क्या कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। ये क्वेश्चन में क्या है, मुद्रण दोष है। मुद्रण दोष कहने का मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे क्या कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। तो विग्रह का मतलब होता है बिखेरना और समास का मतलब होता है समास। विग्रह का मतलब बिखेरना, समास का मतलब सटना। तो एक बात यहाँ बताइए, आपसे पूछा गया है विग्रह, अरे समास में यहाँ क्या पूछा गया है, विग्रह। लेकिन यहाँ देखिए पुरुष अलग है और परीक्षा क्या है, अलग है। इसमें भी देखिए विग्रह करके दिया हुआ है। अरे समासिक पद अगर आपको एक दिया जाता, समस्त पद आपको दिया जाता, तब न उसका आप विग्रह करते। बताइए, यहाँ सवाल खड़ा करने वाला ये प्रश्न है कि पुरुष अलग है, परीक्षा अलग है। ये लिखा हुआ ही क्या है, गलत है। ये पुरुष परीक्षा एक में होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक में होना चाहिए, क्योंकि विग्रह का मतलब बिखेरना है। तो यहाँ बिखेर करके दिया है, तो फिर और आप इसका विग्रह कैसे कर सकते हैं। इसलिए पुरुष और परीक्षा एक में होना चाहिए मेरे समझ से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है, विग्रह। तब तक आप अपने से सही करके आगे की बात कीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए पुरुषस्य परीक्षा का अर्थ ये हुआ, पुरुषस्य में देखिए षष्ठी का एक वचन है। तो पुरुषस्य मतलब होता है पुरुष का, परीक्षा का अर्थ होता है परीक्षा। तो इसका अर्थ हुआ पुरुष का परीक्षा। ध्यान से समझिए, पुरुष का परीक्षा। फिर आगे देखिए लिखा हुआ पुरुषाय परीक्षा। पुरुषाय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। इसका अर्थ हुआ कि पुरुष को परीक्षा। अब देखिए पुरुषेन परीक्षा का अर्थ हुआ, पुरुषेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो पुरुषेन का मतलब हुआ पुरुष से परीक्षा। फिर आगे देखिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है पुरुषे परीक्षा। पुरुषे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो पुरुषे का मतलब पुरुष में परीक्षा। तो आपको सबसे सटीक क्या लग रहा है, सबसे सुनने में सही कौन लग रहा है, परीक्षा। तो देखिए पुरुष से परीक्षा का मतलब पुरुष का परीक्षा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पुरुष से परीक्षा में षष्ठी तत्पुरुष है, ये ध्यान रखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस शब्द में समाहार द्विगु समास है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए आपसे क्या पूछा गया है, द्विगु समास। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया है द्विगु समास। तो सबसे पहले द्विगु समास का आप पीछे से सूत्र पढ़ करके आए होंगे कि संख्या पूर्वो द्विगु। ध्यान दीजिए, एक सूत्र आप पीछे से पढ़ करके आए होंगे कि संख्या पूर्वो द्विगु। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समास का पहला पद या पूर्व पद या प्रथम पद संख्यावाची हो, उसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। अब देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पंचतंत्रम। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए में क्या है, पंचतंत्रम। तो पंच का मतलब कितना होता है, ये 5 संख्या हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ध्यान दीजिए, संख्या पूर्वो द्विगु का मतलब ये हुआ कि जिस समाज के पूर्वो का अर्थ होता है पूर्व में, और संख्या का मतलब 1 2 3 4 5। तो ये कहने का अर्थ हुआ कि पूर्व में अगर संख्या हो तो उसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। अब देखिए यहाँ पंच जो है पूर्व में है और तंत्रम क्या है, उत्तर में है। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि पंच क्या है, पूर्व पद है, और तंत्रम क्या है, उत्तर पद है। क्योंकि जो पहले आता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद में आता है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व में क्या है बताइए, पंच है। पंच का मतलब 5 संख्या हुआ। तो सही आपका ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा।
तो ध्यान दीजिए, आपसे इसमें पूछा गया है कि समस्त पद को ही क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। तो जब भी आपको समस्त पद पूछे या समासिक पद पूछे तो इसका मतलब वो कह रहा है कि उसमें 2 पद होगा या 3 पद होगा या 4 पद आपको विग्रह के रूप में दिया होगा, बस उसको क्या करना है, आपको मिलाना है। तो ध्यान दीजिए, ये घन क्या है, पूर्व पद है, और श्यामः क्या है, उत्तर पद है। तो समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलता है जब समासिक पद होने लगता है तब। तो और ये इव जो है, ये इव अर्थ बताने के लिए है। तो पूर्व पद इसमें घन है और उत्तर पद क्या है, श्याम है। और आपसे पूछा गया समस्त पद, तो समस्त पद को ही समासिक पद कहते हैं। इसका मतलब इसको क्या करना है, सटाना है। तो बताइए, घन और श्याम को जब आप सटाइएगा, ध्यान दीजिए, घन और श्यामः को जब आप सटाइएगा मतलब मिलाइएगा तो क्या बनेगा, घन श्यामः, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा सही। और एक चीज और समझिए, घन श्यामः में बहुत बार समास भी पूछा गया है। ध्यान दीजिए, घन श्यामः में बहुत बार क्या पूछा गया है, समास भी पूछा गया है। तो घन श्यामः में याद रखिएगा कर्मधारय समास। 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंबोदरा में कौन सा समास है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका समास विग्रह होता है लंबवम उदरम यस्य स। इसको आप याद रखिएगा, लंबोदरा का समास विग्रह क्या होता है, लंबवम उदरम यस्य स, अर्थात जिसका लंबा हो पेट वह। तो बताइए, लंबा है पेट किसका, तो आप कहिएगा गणेश जी का। तो बताइए, इसमें लंबवम और उदरम, इसमें लंबवम क्या है, विशेषण है, और उदरम क्या है, विशेष है। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद जब विशेष होता है तो उसमें कर्मधारय समास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्मधारय समास का ही पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, विशेषण विशेष तो है, लेकिन ये किसी अन्य पद का मतलब गणेश का विशेषता बता रहा है। तो यहाँ जब अन्य पद की विशेषता बताता है तो उसमें कर्मधारय समास नहीं होता है, उसमें कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक चीज इसमें और याद रखिएगा, जब आपको लंबोदरा में जब समास पूछा जाएगा तो बहुब्रीहि समास लगाइएगा, ठीक है। और जब लंबोदरा का जब आपको विग्रह पूछा जाएगा तो याद रखिएगा लंबवम उदरम यस्य स। याद रहेगा कि नहीं, लंबवम उदरम यस्य स। नहीं भी याद रहेगा ना तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। ये 7 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो एक चीज यहाँ समझिए, आपसे क्या पूछा गया है, सभी पद। तो ध्यान दीजिए, सभी पद को ही क्या कहते हैं, उभय पद कहते हैं, और उभय पद को ही क्या कहते हैं, दोनों पद कहते हैं। याद रखिएगा, सभी पद को ही क्या कहते हैं, उभय पद कहते हैं, और उभय पद को ही क्या कहते हैं, दोनों पद कहते हैं। तो चाहे परीक्षा में आपसे पूछे कि दोनों पद प्रधान किसमें होता है, या उभय पद प्रधान किसमें होता है, या सभी पद प्रधान किसमें होता है, ये तीनों एक ही बात है। चाहे आपसे सभी पद पूछे या उभय पद पूछे या दोनों पद पूछे, एक ही तीनों का अर्थ होता है और तीनों का मतलब भी एक ही है। तो आपसे क्या पूछा गया, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन ए में है द्वंद्व, ऑप्शन ए में क्या है, द्वंद्व। आगे से समास जोड़ दीजिए अपने मन से, तो द्वंद्व समास हुआ। तो द्वंद्व समास में दोनों पद का अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब ध्यान दीजिए, देखिए द्विगु समास जो ऑप्शन बी में है, द्विगु समास में जो है पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसको याद रखिएगा, द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। और देखिए, अव्ययीभाव समास में जो है पूर्व पद प्रधान होता है या पूर्व पद अव्यय होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे आइए। 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा। शास्त्रार्थ कुशला का मतलब समझे कि जो शास्त्रों में कुशल हो, जो शास्त्रों में ज्यादा जानकार हो। तो शास्त्र का मतलब कि देखिए, संस्कृत व्याकरण में एक शास्त्र है छंद शास्त्र, तो जो छंद को ज्यादा अच्छे से जानता हो। तो याद रखिएगा, शास्त्रार्थ कुशला का अर्थ क्या होता है, शास्त्रों में कुशल। और ऑप्शन बी में देखिए लिखा हुआ शास्त्रे कुशल, तो शास्त्रे में सप्तमी एक वचन का है, तो शास्त्रे का मतलब शास्त्रों में कुशल, ऑप्शन नंबर बी।
पूछा गया 9 नंबर में कि लंबवम उदरम यस सा का समस्त पद क्या होगा। तो समस्त पद को ही क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। इसको याद रखिएगा, समस्त पद को ही क्या कहते हैं, समासिक पद। तो समस्त पूछे तो इसका मतलब अब सटाना है आपको, तो सटाना है तो बताइए यस सा ये किसके लिए होता है, अर्थ बताने के लिए होता है। शेष बचा आपको लंबवम उदरम। फिर यहाँ देखिए ये मोहलंत का क्या होगा, लोप हो जाएगा, क्योंकि ये समास में विभक्तियों का लोप होता है। यहाँ से अ और यहाँ से उ, तो अ और उ मिलकर के ओ होता है, बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको क्या पूछा गया कि द्विगु समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए में है सप्ताह। ऑप्शन ए में क्या है, सप्ताह। तो सप्ताह का समास विग्रह आपको पीछे पढ़ा कर क्या है कि सप्तानाम दीनानाम समाहरः, अर्थात 7 दिनों का समूह। तो बताइए सप्ताह में ये पहले संख्या आ रहा है कि नहीं, तो पहले अगर संख्या हो तो उसमें कौन सा समास, समास। अब ध्यान दीजिए लिखा हुआ चंद्रोज्ज्वला। ऑप्शन बी में भी देखिए, ऑप्शन बी में क्या है, चंद्रोज्ज्वला। तो चंद्रोज्ज्वला का मतलब हुआ कि चंद्रमा के समान उज्जवल। चंद्रोज्ज्वला का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा के समान उज्जवल। तो चंद्रमा वहाँ विशेषण है और उज्जवल विशेष है। तो जिस समास का पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष होता है, उसमें कर्मधारय समास होता है। तो चंद्रोज्ज्वला में याद रखिएगा कि चंद्रोज्ज्वला में कौन समास है, कर्मधारय समास है। अब देखिए लिखा हुआ कालिदासः। कालिदासः का अर्थ होता है कि काली का दास, और इसका समास विग्रह होगा काल्याः दासः, क्योंकि षष्ठी जब लगाइएगा तो उसमें काल्याः बनेगा, ठीक है। तो कालिदासः का मतलब काली का दास, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसको याद रखिएगा। इसमें कौन समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब ध्यान दीजिए अध्यात्म है, अध्यात्म में अव्ययी भाव समास है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले इसका विग्रह आप समझिए कि चंद्रशेखर का समास विग्रह होता है इसको आप याद रखिएगा, चंद्रशेखर। कहने का मतलब कि जिसके मस्तक में चंद्रमा हो या जिसके सिर में चंद्रमा हो वह। बताइए किसके सिर में, शिव के मस्तक में क्या है, चंद्रमा। यश सा ये किसके लिए है, बताने के लिए, अर्थ बताने के लिए है। तो चंद्र पहले आ रहा है, इसका मतलब चंद्र पूर्व पद है। और देखिए शेखर बाद में आ रहा है, तो शेखर क्या है, उत्तर पद का अर्थ क्या होता है, चंद्र। तो चंद्र का भी अर्थ शिव नहीं है। फिर देखिए शेखर का भी अर्थ क्या है, बताइए, शिव नहीं है। तो न ही इसमें पूर्व पद प्रधान है, न ही उत्तर पद प्रधान है, इसमें अन्य पद प्रधान है। और जिसमें भी अन्य पद प्रधान होता है उसमें बहुव्रीहि समास होता है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि सूत्र से। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। इसको 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि पंचानाम तंत्रानाम समाहार का समस्त पद क्या होगा। तो समस्त पद को ही क्या कहते हैं, समासिक पद। इसका मतलब देखिए ये विग्रह है, क्योंकि बिखेर करके दिया हुआ है, तो बिखेर करके दिया रहता है तो उसको हम लोग विग्रह कहते हैं। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, विग्रह। और विग्रह जब दिया हो तो इसका मतलब आपसे सटाने के लिए ही पूछा जाएगा। तो सबको जब आप सटाइएगा पंचानाम तंत्रानाम समाहार, तो पंचानाम में भी षष्ठी का बहुवचन है, तंत्रानाम में भी षष्ठी का बहुवचन है। तो जब ये सब सट जाएगा तो क्या बन जाएगा, पंचतंत्रम। 13 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस समास का प्रथम पद संख्या वाचक होता है। तो ध्यान दीजिए किस समास का प्रथम पद संख्या वाचक होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, प्रथम पद, और प्रथम पद क्या, संख्या वाचक। तो प्रथम पद को ही क्या कहते हैं, बताइए, पूर्व पद कहते हैं। इसको याद रखिएगा, प्रथम पद को ही पूर्व पद कहते हैं और पूर्व पद को ही क्या कहते हैं, पहला पद। सबको इसको याद रखिएगा कि प्रथम पद को ही पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद को ही क्या कहते हैं, पद। तो क्या पूछा गया है कि प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक हो।
तो आप द्विगु समास पढ़े होंगे और द्विगु समास में सूत्र पढ़े होंगे संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसमें द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होता है, ये आप पीछे अभी बता करके आए हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। और देखिए कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। चलिए आगे।